राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी का उदय और गांधी जी के सक्रिय नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या स्वरूप बना, राइज ऑफ गांधी जी एंड द नेचर ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी अपने युग के एक महान नेता थे। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व कर देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग प्रदान किया। इसलिए उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनसंगठन की एक नई तकनीक अपनाई। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों का सफल प्रयोग कर राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रभावशाली जन आंदोलन के रूप में संगठित किया। नैतिक मूल्यों के आधार पर भारतीय जनता को इस स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का पहला प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि भारतीय संस्कृति के जो ये नैतिक शाश्वत मूल्य थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इनकी भारतीय जनमानस में, उनके संस्कारों में बड़ी पेड़ थी। इस दौरान उन्होंने न केवल राजनीति को बल्कि भारतीय जीवन के सभी पक्षों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक आदि सभी जीवन के पक्षों को प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने केवल इस राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु एक सामाजिक दृष्टि से भी गांधी का प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। गांधी जी का जन्म और शिक्षा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर रियासतों के दीवान थे। इनकी माता पुतली बाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनका गांधी पर काफी प्रभाव पड़ा था। वैसे भी समूचा गांधी परिवार पुष्टि मार्गीय वैष्णव परंपरा से अभिभूत था, जो कि उनका जो एक प्रसिद्ध गीत है नरसिंह मेहता का, जो कि वो अक्सर गाया करते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने हैं। तो ये जो एक बहुत ही लोकप्रियता इसको मिली है और गांधी ने इस गाने को अपने आश्रमों में गाने की व्यवस्था की थी और स्वयं इसे वे गाते रहते थे। तो इससे ये पता लगता है कि वे एक वैष्णव परंपरा के व्यक्ति थे। 1876 ईस्वी में बालक गांधी अपने माता पिता के साथ राजकोट आए और वहीं से उनकी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। 1881 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश किया और 2 वर्ष बाद ही उनका कस्तूरबाई से विवाह हो गया। 1887 ईस्वी में गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1888 ईस्वी में उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1891 में बैरिस्टर होकर वे भारत आए। राजकोट तथा बम्बई में उन्होंने वकालत की, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर उनकी वकालत की विफलता में देखने को मिलती है। न्यायालय के में एक बार जेब के कारण वे ठीक से बहस भी नहीं कर पाए और उन्हें संबंधित मुकदमा हारना भी पड़ा और इस मुकदमे को हारने के कारण उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई और उनकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा। कुछ दिनों उन्होंने पोरबंदर रियासत का न्यायिक कार्य भी किया, परंतु उन्हें रियासतों के प्रशासकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली एवं सफलता दिलाने वाली चाटुकारिता और षड्यंत्र की रीति नीति उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि वे चाटुकारिता नहीं कर सकते थे और किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे और इन रियासतों में अपना कद बढ़ाने के लिए चाटुकारिता और षड्यंत्र दोनों में सिद्धहस्त होना आवश्यक था। अंत में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था ने के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख के लिए उन्हें नियुक्ति मिली और वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर में चले गए।
दक्षिण अफ्रीका में जाकर के हम देखते हैं कि गांधी का एक उदय, गांधी के व्यक्तित्व का, या गांधी के जो आज गांधी को जिस रूप में हम देखते हैं, उन सभी गुणों का जो उदय है वह दक्षिण अफ्रीका में बाहर समाज में आया था। दक्षिण अफ्रीका के नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वे पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। इस दौरान वे प्रवासी भारतीय समुदाय के अग्रगण्य नेता के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए और उन दिन अफ्रीका में गोरी सरकार भारतीयों तथा अफ्रीकियों के प्रति रंगभेद की नीति अपनाती थी और इस रंगभेद के नाम पर वहां पर शोषण होता था, जिसके कारण प्रजा को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। रेल द्वारा प्रिटोरियो की दौरान उन्हें रंगभेद की नीति का व्यक्तिगत अनुभव भी हुआ था कि किस तरह से उन्हें रेल में से धकेल दिया गया था। अतः दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद नीति और उसके दमन के विरुद्ध उन्होंने विरोध का सूत्रपात करने का निश्चय किया। भारतीयों को संगठित कर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। मई 1894 ईस्वी को गांधी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1896 ईस्वी में भारत आकर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए आंदोलन भी शुरू किया। इसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। डरबन पहुंचने पर उग्रवादी दक्षिण अफ्रीकी श्वेतों ने उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया, परंतु इससे विचलित हुए बिना उन्होंने निरंतर 8 वर्षों तक गोरी सरकार के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने अनिवार्य पंजीकरण तथा हस्त मुद्रण, अंतर प्रांतीय आप्रवास पर प्रतिबंध लगाए, मजदूरों पर लगाए गए कर, ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अपमानजनक ठहराने वाले कानूनों आदि का उन्होंने विरोध किया। 1901 ईस्वी में पुनः वे भारत लौटे, परंतु 1902 में उन्हें एशियावासियों विरोधी व्यवस्थापन का विरोध करने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इस बार गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर आंदोलनकारियों के समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया और उन्हें आश्रय प्रदान किया। गांधी जी ने आंदोलनकारियों एवं सरकार के काले कानून के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह करने की शपथ दिलवाई और अपने प्रतिनिधिमंडल को लेकर के वे इंग्लैंड गए। 1907 में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन के लिए 2 महीने के कारावास की सजा भी दी गई। जनरल स्मर्टस की सरकार के समझौता हो जाने के कारण उन्हें जेल से रिहा भी किया गया, किंतु प्रवासी भारतीय पठानों ने इस समझौते को भारतीय हितों के विरुद्ध विश्वासघात मानते हुए गांधी जी पर प्राणघातक हमला कर दिया। गांधी जी बच गए, फिर भी उन्होंने हमलावरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की। उधर स्मर्ट्स की सरकार ने समझौते की शर्तों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इस पर गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। इस बार उन्हें पुनः 2 मास का कठोर कारावास की सजा दी गई। रिहाई के बाद जब गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह किया तो उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उन्हें 3 महीने की सजा दी गई। नवंबर 1913 में दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार द्वारा 3 पौंड के पोल टैक्स को रद्द न करने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया। उन्होंने एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवाल में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया गया, परंतु 2 दिन बाद ही पुनः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की सख्त सजा उन्हें दी गई, परंतु सरकार ने समझौता वार्ता हेतु उन्हें बिना शर्त रिहा किया। जनरल स्मर्टस के साथ हुए समझौते के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्होंने लंदन में इंडियन एम्बुलेंस कोर संगठित की। इस संस्था ने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करने में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उनको युद्धकालीन सेवा के उपलक्ष्य में
केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अब गांधी जी का ये प्रारंभिक जीवन किस तरह से अफ्रीका में एक उन्नयन को प्राप्त कर सका और किस तरह से गांधी जी ने प्रारंभिक संघर्ष जो था वह रंग भेद की नीति के खिलाफ किया था और उस आंदोलन को उन्होंने अहिंसात्मक बनाने के लिए किस तरह के प्रयत्न किए थे और स्वयं ने कितनी बार जेलों में रहने का रहकर सजा भोगी थी। अब इसके बाद उनका भारतीय राजनीति में प्रवेश। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। कुछ समय बाद वे शांति निकेतन, हरिद्वार, पूना, बंबई, राजकोट, पोरबंदर आदि के भ्रमण पर निकल गए। उनकी यात्रा का मुख्य ध्येय भारतवासियों की स्थिति का नजदीकी से अध्ययन करना था। अंत में 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की स्थापना की। इस आश्रम से उन्होंने देश की राजनीति को नया मोड़ दिया था। उनके आगमन के पूर्व देश की राजनीति में मुख्य रूप से सुधारवादी स्वर ही गूंज रहा था। इस गूंज का स्वर चाहे उदार था अथवा उग्र, लेकिन सुधार से स्वाधीनता की मांग को प्रस्तुत करने तथा उसे प्राप्त करने का श्रेय कई इतिहासकार गांधी को देते हैं। भारत आगमन के पश्चात उन्होंने भारत में भी आंदोलन प्रारंभ कर यहाँ की स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्वयं लिखा कि मैं भारत को उस तरीके को बताना चाहता था जिसका प्रयोग मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया था और मैं जानना चाहता था कि भारत में उसका प्रयोग कहाँ तक संभव है। इस तरह हम देखें कि गांधी जी ने अपना जो दक्षिण अफ्रीका का जो अनुभव था, उस दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को आधार पर ही भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने में अपना योगदान प्रदान किया। गांधी जी का यह एक दक्षिण अफ्रीका का जो एक आंदोलनों का जो अनुभव रहा था, क्योंकि वहां पर भी जो संघर्ष था वो गोरी सरकार के खिलाफ ही था। दूसरी तरफ हम देखें कि किस तरह से गांधी जी ने युद्ध बंदियों की, युद्ध घायलों की सेवा करके उस दौरान अंग्रेजी शासन के अंदर, इंग्लैंड के शासन के अंदर अपनी एक अहम पहचान खड़ी कर ली थी और इसी पहचान के कारण उन्हें केसरे हिंद स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो ये युद्धकालीन सेवा के उपलक्ष्य में दिया गया गांधी जी का यह सम्मान या मेडल अंग्रेजों के लिए एक जानकार व्यक्तित्व के रूप में गांधी जी स्थापित हो चुके थे। अतः भारत आकर के गांधी जी ने अंग्रेजों के इस शासन के खिलाफ में जन चेतना जगाने का जो कार्य किया था, उसके पहले हम देखें कि किस तरह से तिलक के नेतृत्व में यहाँ पर एक उग्रवादी आंदोलन चल रहा था, जिसके द्वारा वे शस्त्र के बल पर, हिंसा के बल पर भारत को आजाद कराना चाह रहे थे, स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते थे। लेकिन इस दौर में गांधी जी ने एक समग्र चिंतन जो है, जिसे गांधीवाद के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें मूल रूप से हम देखें तो वही भारतीय चिंतन की परंपरा में देखने को मिलती है, जिसमें अहिंसा, सत्य की पूजा की जाती है और अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही आंदोलनों को चलाया जाता है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आप पवित्र साध्य के लिए आपके साधन जो हैं वे साधन भी पवित्र होने चाहिए। अतः गांधी जी ने इस वृहद आंदोलन में भी अपने साधनों को पवित्र बनाए रखने के लिए और जन संगठन को खड़ा करने के लिए अनेक तरह के प्रयोग किए थे। उन अनेक तरह के प्रयोग जो कि आज दिन तक जो है वह प्रजातंत्र में भी हम देखते हैं कि उनका उपयोग जो है वह आज सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपने प्रति हुए अन्याय को दूर करने के लिए आज भी उन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उनमें से प्रमुख रूप से थी सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहिंसा के प्रयोग, राजनीति का आध्यात्मिकरण और
सर्वोदय और छुआछूत विरोधी नीतियां। ये एक प्रमुख मुद्दे के रूप में हम इन इन तथ्यों का हम आकलन आगे करेंगे कि किस तरह से इनके माध्यम से समाज के निम्न एवं कमजोर वर्गों को और स्त्रियों की दशा में सुधार करके महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया अध्याय जोड़ा था।